बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, WKB मेथड। ये WKB का फुल नेम है वेंटसन क्रैमर ब्रिलियन मेथड। ठीक है, ये बेसिकली जो है अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही है फॉर स्टेशनरी स्टेट के लिए। हमने लास्ट पे मतलब आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इससे पहले टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पे वीडियो है और वेरिएशनल मेथड पे है वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आज हम डिस्कस करेंगे WKB मेथड। ओके, सबसे पहले ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में WKB मेथड है क्या, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी और वेरिएशनल मेथड भी है, अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये भी अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है। मतलब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर स्टेशनरी स्टेट। क्या होता है, वेंटसन क्रैमर ब्रिलियन मेथड जो है वो यूज़फुल होता है फॉर अप्रॉक्सीमेट ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम। लेकिन एक इसमें यह है कि ये स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के साथ जो है वो ट्रीट करता है सिस्टम को। इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद ओवर अ क्लासिकल रीजन, ठीक है, यानी पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है ओवर अ क्लासिकल रीजन। देन क्लासिकल सिस्टम में वेवलेंथ जो है वो अप्रोच करती है ज़ीरो को। ठीक है, मैं ब्रीफली यहाँ पर इंट्रोडक्शन को लिखूंगी ताकि अच्छे से समझ आए। वेंटसन क्रैमर ब्रिलियन मेथड इज यूजफुल फॉर अप्रॉक्सीमेट ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम विद स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसमें पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ओवर अ क्लासिकल रीजन। ऑर्डर ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा जो है हमारे पास ऑफ क्लासिकल सिस्टम की वो अप्रोच करती है ज़ीरो को, यानी मैं ये कह सकती हूँ लैम्डा अप्रोचेस टू ज़ीरो। देन हम इसका जनरल फॉर्मलिज्म देखेंगे कि होप सो आपको इंट्रोडक्शन की अच्छे से समझ आई होगी। देन हम जनरल फॉर्मलिज्म यानी इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम इंडिपेंडेंस पोटेंशियल VR, यानी हमने टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल VR कंसीडर किया। मींस के हमारे पास ये जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, ये इसमें ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये जो है पोजीशन पे डिपेंड कर रही है R पे, यानी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी तो इसमें भी चेंजिंग आएगी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास ये है जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम, एंड दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर एंड द इक्वल टू टोटल एनर्जी। इस इक्वेशन को कुछ हम जो है रीअरेंज करेंगे। मैं जो है टोटल एनर्जी को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कॉमन लेकर कुछ मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म बना के हम देन देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, यानी इस वेव फंक्शन का सोल्यूशन क्या होगा वेव इक्वेशन का। इस होल इक्वेशन को जो है मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है -2m/h² से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कुछ मेरे पास इस फॉर्म में आई। यहाँ से अब मैं 1/h² और साई r जो है वो कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो देन अंदर नेक्स्ट स्टेप में अंदर हमारे पास 2m भी कॉमन आ रहा है। तो गौर कीजिए, ये वाली टर्म जो है ये मोमेंटम p के इक्वल आ रही है, यानी क्लासिकल मोमेंटम। वी नो दैट p इज इक्वल टू √2me - VR। इसका जब रूट ख़त्म करेंगे तो हम दोनों पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गई। अब इसकी जगह पे मैं p² r पुट कर सकती हूँ, ये मेरे पास आ गई है एक सिंपलेस्ट फॉर्म वेव इक्वेशन वेव फंक्शन की। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये है पोजीशन, यानी हम 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की। अगर हम इसको 1 डायमेंशन में लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं del² साई x + 1/h² p² x साई x, यानी ये मैंने 1 डायमेंशनल यानी x एक्सिस के लिए बात की। दोनों का हम जो है सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, एंड दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 ताकि यूज़ करने में आसानी रहे।
अगर पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करता है तो हमारे पास इक्वेशन 1 का सोल्यूशन जो है वो होगा साई आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा पी डॉट आर ओवर एच क्रॉस. पी इज द मोमेंटम एंड आर इज कॉल्ड द पोजिशन. बट इफ पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं है कांस्टेंट के, लेकिन अभी भी जो है वो स्लोली वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन आर के साथ. वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी इज इक्वल टू एच ओवर पी की वैल्यू चूँकि हमारे पास गिवन है, अभी हमने निकाली क्लासिकल मोमेंटम की, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे. देन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारे पास जो है इक्वेशन 1 का सोल्यूशन जो है वो कुछ यूं होगा. सो द सोल्यूशन विल बिकम्स इन दिस फॉर्म साई आर इज द पोजीशन, यानी हमारे पास ये वेव फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम के, इज इक्वल टू ए आर ई टू द पावर योटा एस आर ओवर एच क्रॉस. हम अगर इसी जो सोल्यूशन को 1 डायमेंशन में लिखना चाहे तो साई एक्स, यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए एक्स ई टू द पावर योटा एस एक्स ओवर एच क्रॉस. ये जो है ए और एस ये अभी भी जो है इंडिपेंडेंट है टाइम के, तो दोनों ये ए और ये एस जो है वो हमारे पास रियल फंक्शंस हैं. हमें इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी. क्या करेंगे, हम वेव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोजीशन. ओके जी, यहाँ तक जी हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया था वेव फंक्शन का. ठीक है, इसमें हमारे पास ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ए और एस जो है वो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास रियल फंक्शंस है, मुझे इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. उसके लिए मैं साई को यानी वेव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक बार डिफ्रेंशिएट किया, देन अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही. तो क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ से डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ पावर रूल लगा के, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स पे पावर रूल, फर्स्ट और सेकेंड टर्म एज इट इज़ थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड और थर्ड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव. इस तरह से हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर कॉमन लेकर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मतलब देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज़, इसमें हमारे पास ये टर्म जो है एज इट रही और इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस ये टर्म अब एज इट रहेगी और ए का डेरिवेटिव लेंगे एम्पलीट्यूड का, योटा ओवर एच क्रॉस जो है वो एज इट साथ आएगा. ये पहले हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस अब ये दोनों टर्म एज इट रहेंगी और इसका डेरिवेटिव लेंगे. क्या होता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, पावर स्टार्ट में और पावर का अगेन, पहले हम ये एज इट लिखते हैं, पावर स्टार्ट में पावर का अगेन डेरिवेटिव. ठीक है, पावर का अगेन डेरिवेटिव डी एस ओवर डी एक्स ले लिया. देन क्या करेंगे, मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं. यहाँ से जो है मैंने जस्ट उसको डी एस ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो वो स्क्वायर में आ गया. देन इसमें भी हमने जो है अब ये दोनों कॉमन जो है वो मेरे पास, यहाँ से डी एस ओवर डी एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, योटा ओवर एच क्रॉस भी, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना बाय मिस्टेक. ओके, अब ये मेरे पास सेम होगी तो मैं इन दोनों को कॉमन ले सकती हूँ अलग से. अब अंदर वाली सारी टर्म जो ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, अयोटा स्क्वायर जहाँ आ रहा है वहाँ -1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गई. ये आ गई डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू. हम इसको डेल की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए डेल की फॉर्म में. हमने जो है स्टार्ट में जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसमें हमें ये वैल्यूज़ सारी पुट करनी है, तो हमें डेल की फॉर्म में चाहिए. मैं उस फॉर्म में लिख के देन वैल्यूज़ पुट करूँगी. इसको डेल की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर साई, यहाँ पर भी डेल स्क्वायर ए आ जाएगा. इस तरह से जहाँ सिंगल डेरिवेटिव है वहाँ एक डेल और जहाँ पर डबल डेरिवेटिव है वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर. ये देखिए इस फॉर्म में आ गया. अब ये 1D के लिए डील कर रहा है अभी, तो हमें क्या करना है, अब इसे 3D के लिए बनाना है, यानी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा हो. इस तरह से मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ सारी टर्म को. अब तमाम वैल्यूज़ को जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. ये है जी मेरे पास इक्वेशन 1.
यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। देन तमाम वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 1 में पुट की तो मेरे पास ये फॉर्म बनी। इसमें हमारे पास इस होल इक्वेशन में मैं जो है कॉमन ले लूँगी e टू द पावर आयोटा एस आर ओवर एच क्रॉस को, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने तो मेरे पास ये फॉर्म बनी कुछ। देन हम इसमें से जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर दिया मैंने। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। और मज़ीद सिंप्लीफाई ये हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ए से। देन मेरे पास ये कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें से एच क्रॉस भी हम जो है ले सकते हैं बाहर, देन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमने एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करा दिया तो देन ये वाला एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, साथ में वो बाहर आ जाएगा। देन क्या करेंगे, ये है जी मेरे पास रियल पार्ट एंड देन इज इमेजिनरी पार्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास जो है ये एच क्रॉस जो है वेरी स्मॉल है। क्लासिकल लिमिट में हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि इतना स्मॉल है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ए से तो यहाँ डिवाइड में भी ए आएगा। अभी यहाँ से एच क्रॉस बाहर नहीं आएगा, मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म बनी। अब मैं इस इक्वेशन को जो है फिर से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ बाय ए। ए इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट। ए से मल्टीप्लाई कराया तो ये फॉर्म, इस फॉर्म में हमारे पास कुछ बन गई इक्वेशन। ये है जी अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये है जी रियल पार्ट और ये मेरे पास है जी इमेजिनरी पार्ट। देन क्या करेंगे, यहाँ से मैंने कहा कि एच क्रॉस स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, क्लासिकल लिमिट में हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए भी ज़ीरो है, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म भी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास ये टर्म कुछ यूँ बनेगी, डेल एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर आर। वी नो दैट क्लासिकल मोमेंटम की वैल्यू, क्लासिकल मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है 2m, पहले हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, वी आर, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, डेल एस स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी आर। ये मेरे पास इसके इक्वल आ गई। इसको कह देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको डी ओवर डी ओ एस ओवर डी एक्स की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये कुछ यूँ हो जाएगी, 2m ई माइनस वी आर, ओके। देन डी एस ओवर डी एक्स, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो रूट लगाएंगे, ये आ जाएगा p, प्लस माइनस आएगा साथ में, याद रहे p, और ये आएगा r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2m ई माइनस वी आर, ओके। हमने जो है रियल पार्ट को लेकर तो उसे सॉल्व कर लिया। उसमें हमने एच क्रॉस स्क्वायर को ज़ीरो रखा और ए को भी ज़ीरो रखा। देन हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये डेल एस स्क्वायर जो है ये तो पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, यानी ये डिपेंड कर रहे हैं पोजीशन पे, यानी 3 डायमेंशन के लिए बात करें। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 1D डील करना चाहें तो यहाँ भी इसके साथ एक्स आएगा, यानी ये हमारे पास ये डिपेंड कर रही है एक्स एक्सिस पे। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों के ऊपर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आई। देन हम जो है इमेजिनरी पार्ट को लेंगे, 2 डेल ए डेल एस प्लस ए डेल स्क्वायर एस लेंगे। देन डेल की जगह पे डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इस डेल की जगह पे भी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने इमेजिनरी पार्ट लिया, यहाँ से डेल की जगह पे डी ओवर डी एक्स लिख दिया, डी ओवर डी एक्स, ये डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स। ये मेरे पास जो है मतलब मोमेंटम के इक्वल होती है क्लासिकल मोमेंटम, तो इसके इक्वल आ गई। देन इस होल इक्वेशन को जो है डिवाइड कर दूंगी ए से, तो ये फॉर्म बनी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं यूँ लिख सकती हूँ, डी ओवर डी एक्स अलग कर लिया और डी एस ओवर डी एक्स अगर मैं अलग कर लूँ इस वाले टर्म में,
ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स रह जाएगा और ये जो टर्म है वो पी एक्स यानी मोमेंटम के इक्वल है। तो यही चीज़ यहाँ इस इक्वेशन में बनी, ये डी ओवर डी एक्स और पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, पहले वो स्क्वायर में था, अगर मैं उसको सिंगल लिखना चाहूँ तो इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, पी एक्स जो है यहाँ से मैंने जो है क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है। वी नो दैट लॉग की प्रॉपर्टी, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें लॉग की टर्म को, लॉग को 1 ओवर की फॉर्म में फंक्शन आता है और फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है 1 ओवर ए डी ए ओवर डी एक्स। तो मैं इसकी जगह पर 1 ओवर ए डी ए ओवर डी एक्स, तो मैं इसकी जगह पर डी ओवर डी एक्स लॉग ए पुट कर सकती हूँ। ठीक है, ये टर्म बाकी एज इट इज़ रही। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे जो है यहाँ से पी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा होल टर्म को। जब डिवाइड किया होल टर्म को तो ये फॉर्म बनी, ये फिर से वही फॉर्म बन गई ये वाली। मतलब यहाँ अगर ए यूज़ हो रहा है तो यहाँ पी एक्स यूज़ हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि 1 ओवर पी एक्स डी पी एक्स ओवर डी एक्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर डी ओवर डी एक्स लॉग पी एक्स पुट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए से मैंने एग्जांपल दिया तो पी एक्स के लिए भी सेम वही प्रॉपर्टी होगी। डी ओवर डी एक्स को अगर कॉमन ले लूँ दोनों टर्म में से तो 2 लॉग ए प्लस लॉग पी एक्स इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। होप सो यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। देन लॉग की ही प्रॉपर्टी है कि स्टार्ट में हो तो वो उसकी पावर में चला जाती है टर्म, लॉग ए स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये दोनों जो है ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। वी कैन सी दैट ये पावर में चला गया, पावर में चला ए स्क्वायर हो गया। ये जो है दोनों टर्म एडिशन में है, लॉग की प्रॉपर्टी है, एडिशन में हो तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में हो, सॉरी फॉर दैट, यानी दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसको एडिशन में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आगे अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स पे। इंटीग्रेशन की तो मेरे पास ये टर्म जो है ये आ गई लॉग ए स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन एनी कांस्टेंट, मैंने कोई भी कांस्टेंट के लिख दिया। अब एंटी लॉग लेंगे तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, मतलब ये ई टू द पावर के हो जाएगा, यहाँ से लॉग कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ई की पावर के ओवर पी एक्स हो गया। अब ई की पावर के एनी कांस्टेंट ही है तो हम इसे सी के इक्वल लेट कर सकते हैं, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास जो है ये इक्वल आ गया ए इज इक्वल टू सी ओवर स्क्वायर रूट पी एक्स। ये मेरे पास आ गई है जी एम्पलीट्यूड की वैल्यू। देन मुझे एस की वैल्यू भी फाइंड करनी है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे देन जो है एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ से एस की वैल्यू यूँ फाइंड कर सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू प्लस माइनस पी ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स इधर डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 2m ई माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट और साथ में डी एक्स। ठीक है, ये इसके डिवाइड में था, दूसरी साइड पे चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ एज इट ही आ जाएगी, प्लस माइनस इंटीग्रल स्क्वायर रूट 2m ई माइनस वी एक्स और साथ में dx। ठीक है, अब ये s की वैल्यू जो है इसको, इस s की वैल्यू को और एम्पलीट्यूड a की वैल्यू को जो अभी हमने निकाला इसको हम इक्वेशन a में पुट करेंगे। ओके, ये है हमारे पास इक्वेशन a। ये a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे और s की जगह पे s की वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। After putting the values of a and s in equation a, so the equation becomes in this form। इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में बन गई। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर s की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। सो ये मेरे पास जो है फाइनल रिजल्ट आया WKB मेथड का। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन b। So the amplitude of the wave function is proportional to the 1 over square root px। मतलब मेरे पास जो वेव एम्पलीट्यूड a है, मतलब ये a की ही वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड a जो है वो वेव फंक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है 1 ओवर px के। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल
जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग पार्टिकल्स की बिटवीन x एंड dx वो प्रोपोर्शनल है 1/px के। मीन्स over the range of x and dx probability of finding of particles is proportional 1/√px। ठीक है, तो मैं यूं कह सकती हूँ ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स जो कि प्रोपोर्शनल है 1/px के ओवर द रेंज ऑफ x एंड x प्लस dx। सो this is the classical particle because the time it will take a travel at distance dx, यानी distance dx जो है वो proportional है inverse of its speeds और its momentum। मतलब मैं यूं कह सकती हूँ कि distance dx जो है वो proportional है 1/vx के velocity of the particle। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है WKB जो है कंप्लीट हुआ, लेकिन मज़ीद इसके जो है 3 केसेस हैं। ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं, वो भी टॉपिक के लिए ज़रूरी है। केस 1 है मेरे पास E जो है वो ग्रेटर देन है Vx के। सो इस केस को हम कहते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, क्लासिकली अलाउड रीजन। ओके, देन Px जो है, जो हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम है वो रियल फंक्शन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, जनरल सोल्यूशन जो है मतलब वेव फंक्शंस का वो कॉम्बिनेशन होता है वेव फंक्शन प्लस में और वेव फंक्शन माइनस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैं इक्वेशन बी को कुछ यूं लिख सकती हूँ। ये है जी इक्वेशन बी, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ, यानी कॉम्बिनेशन लिखूंगी मैं वेव सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन का जो यानी टू वेव फंक्शंस का कॉम्बिनेशन लिखूंगी। एक बार इसको प्लस में लिखूंगी और एक बार माइनस में। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैंने इक्वेशन बी को कुछ यूं लिखा, कॉम्बिनेशन लिखा दो वेव फंक्शंस का, एक बार उसे प्लस में लिखा और एक बार माइनस में। ये पी एक्स प्राइम जो है वो जस्ट मतलब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब दोनों को डिफरेंट करने के लिए जस्ट लगाया। अगर आप ना भी लगाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है सच। ओके, ये था मेरे पास केस 1। इसमें हमने कहा था कि पी एक्स जो है वो मतलब क्लासिकल मोमेंटम जो है वो एक रियल फंक्शन है। ठीक है, अब सेकेंड केस जो है वो क्या है, सेकेंड केस है मेरे पास E जो है वो लेस देन है Vx के। दिस इज कॉल्ड द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास Px है यानी क्लासिकल मोमेंटम है वो इमेजिनरी होता है। देन क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म होती है वो रियल बन जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन दिस कंडीशन, तो मैं इक्वेशन बी को लिख सकती हूँ। मतलब उसका भी हम 2 ही लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे एम्पलीट्यूड को और एक बार प्लस में लिखेंगे। देन हमने कहा कि जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो क्या होती है, वो रियल बन जाती है और क्लासिकल मोमेंटम जो है वो इमेजिनरी है। ये मैंने जो है सेकंड केस के हिसाब से इक्वेशन लिख ली, माइनस में और एक बार प्लस में। देन एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है वो रियल बना दी और जो मेरे पास मोमेंटम था वो इमेजिनरी हो गया। ठीक है, प्राइम जस्ट मैं एक दूसरे से डिफरेंट, यानी जो फाइनल इक्वेशन निकाली थी बी वाली उसको सिंपल पी एक्स डी एक्स लिखा था, और अब केसेस में मैं प्राइम यूज़ कर रही हूँ ताकि दोनों डिफरेंट एक दूसरे से हो सके। देन अब हमारे पास ये इक्वेशन स्टार और जो स्टार प्राइम है, इसको स्टार प्राइम का नेम दे देते हैं। ये दोनों इक्वेशन तो हमारे पास क्या बन गई, अलाउड और फॉरबिडन रीजन्स बन गई। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब हमारे पास E जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो Bx के, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं, मतलब वो हमारे पास केस 3 बनेगा। देखते हैं, ये है जी मेरे पास केस 3। क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके हमारे पास, मैं यहाँ पर इसको जो है इसको बोलते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। इसको टर्निंग पॉइंट ही क्यों बोलते हैं, इसकी क्या वजह है? ओके, आई कैन एक्सप्लेन। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है क्लासिकल मोमेंटम पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बिकॉज
क्लासिकली द पार्टिकल स्टॉप एट द पॉइंट, ठीक है, मतलब हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो स्टॉप होते हैं इस पॉइंट पे, एंड टर्न बैक टू इट्स रिज्यूम मोशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है हमारे पास इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टॉप होते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, एक्स आई पॉइंट पे, ठीक है, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया एक्स आई, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है वो स्टॉप होते हैं कुछ देर के लिए, देन वो जो है मूव करना शुरू कर देते हैं बैक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए इसको हम जो है क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है साई जो है वेव फंक्शन वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों केसेस की, ठीक है, वैलिडिटी चेक करनी है कि आया कि ये कौन सा केस इसमें से वैलिड है, ठीक है। अब हम वैलिडिटी चेक करते हैं ऑफ द WKB अप्रॉक्सीमेशन की। वैलिडिटी चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले दो टर्म्स कंसीडर करनी है। कौन सी टर्म्स कंसीडर करनी है, जहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग किया था, उस इक्वेशन में जाके हमें दो टर्म्स जो है वो कंसीडर करनी है, देन हम इसमें जो है वैलिडिटी चेक करेंगे। ये है जी हमारे पास ये इक्वेशन जहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग किए थे। इसमें हमने जो है एक टर्म ये कंसीडर करनी है, यानी ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, सॉरी ए जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने टर्म कंसीडर की ए डेल एस का स्क्वायर, ठीक है, एक ये वाली टर्म कंसीडर की। सेकंड टर्म मुझे चाहिए ए डेल स्क्वायर एस, तो अयोटा एच क्रॉस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी साथ आ जाएगा, अयोटा एच क्रॉस ए डेल स्क्वायर एस, ठीक है। ये दो टर्म्स से मैं जो है वैलिडिटी चेक करूंगी। ओके, मैंने ये दो टर्म्स ले ली। मुझे पता है कि जो एच क्रॉस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ये बात हमने पहले भी कर ली कि क्लासिकल लिमिट्स में बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। द क्वासी क्लासिकल रीजन हमारे पास क्या होगा, मैं कंडीशन लगाऊंगी एच क्रॉस डेल स्क्वायर एस मोर लेस देन है डेल एस स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए दोनों साइड्स पे था तो कैंसिल आउट हो गया। देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी। यहाँ से मैंने इसको लिख लिया एच क्रॉस एस डबल प्राइम, मतलब ये डबल डेरिवेटिव है तो डबल प्राइम है, मोर लेस देन एस प्राइम, ये एक डेरिवेटिव है एस प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। एच क्रॉस एज इट रहा, एस डबल प्राइम डिवाइडेड बाय ये एस इधर आके डिवाइड हो जाएगा एस प्राइम, ठीक है, स्क्वायर भी आएगा साथ में एस प्राइम का स्क्वायर, मोर लेस देन इधर वाली साइड पे 1 बच गया, ठीक है। देन अब मुझे इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, एच क्रॉस एज इट रहा, इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 ओवर यानी ये डिवाइड में है तो इसको मैं लिखूंगी डी एस ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट सेम, मोड सेम आएगा, मोर लेस देन 1। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये अब मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ डी ओवर डी एक्स, और मतलब मैंने डबल डेरिवेटिव को इस तरह से लिख लिया डी एस ओवर डी एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इस टर्म को यूँ लिखूँ। यहाँ से जो था डबल डेरिवेटिव था उसको मैंने अलग अलग लिख लिया, ये 1 ओवर की फॉर्म में एज इट इज़, एक पावर इससे कैंसिल आउट होगी, लेस देन 1 के इक्वल आ गया। अब मेरे पास बचा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स 1 ओवर एस प्राइम, मतलब एक डेरिवेटिव बचा लेस देन 1 के इक्वल आ गया। देन अब मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ डी ओवर डी एक्स एच प्राइम ओवर सॉरी एच कट ओवर एस प्राइम लेस देन 1 डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास इसके इक्वल एच क्रॉस ओवर पी एक्स के इक्वल क्यों आया, क्योंकि हमें पता है इसको मैं डी लेमडा बार ओवर डी एक्स लेस देन 1 के इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि वी नो दैट हम ये रफ में लिखेंगे कि ये लेमडा बार एक्स जो है वो इक्वल होता है एच प्राइम ओवर पी एक्स, पी मीन्स क्लासिकल मोमेंटम इज इक्वल टू एच क्रॉस ओवर पी, क्लासिकल मोमेंटम हमें पता है, हमने पहले कैलकुलेट किया 2m माइनस वी एक्स है। अब हमने जो है वैलिडिटी चेक कर ली, होल हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेमडा बार एक्स और डी लेमडा बार एक्स ओवर डी एक्स
इस पे मोड इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एच कट ओवर पी एक्स मोर लेस देन 1 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास आ गई जी वैलिडिटी। ओके, वैलिडिटी से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो केस 1 और केस 2 है वो वैलिड है WKB मेथड में, और जो केस 3 है जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है वो हमारे पास वैलिड नहीं है। ओके okay, this condition clearly breaks down at the classical turning points E is equal to, यहाँ जहाँ पर हमारे पास E अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है V के। ठीक है, कौन सा, ये जो थर्ड केस था हमारे पास यहाँ पर, ये जहाँ पर E जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है Vx के, यहाँ पर Px जो था वो हमने 0 रखा। क्लासिकली द पार्टिकल स्टॉप एट x इज इक्वल टू xi, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था, एंड देन मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता था, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता था। वहाँ पर हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम Px जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल बन जाएगा। सो द वेवलेंथ बिकम्स लार्ज एंड हेंस violates the requirements that it remains small and varies only slightly। ठीक है, जब हमारे पास जो क्लासिकल मोमेंटम P है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो कंडीशन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, रिजल्ट, सो द WKB मेथड अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड इन बोथ द अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन, यानी केस 1 और केस 2 के लिए ये वैलिड है, बट नॉट एट द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। केस 3 जो है जहाँ पे E अप्रॉक्सीमेशन इक्वल है Vx के, वहाँ पर ये वैलिड नहीं है। होप सो लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है WKB मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने जो है अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर स्टेशनरी स्टेट किए, उसमें था हमारे पास पर्टर्बेशन थ्योरी जिसके 2 केसेस थे, डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। देन हमने वेरिएशनल मेथड किया, अब हमने WKB मेथड किया। होप सो आपको इन सब लेक्चर्स की अच्छे से समझ आई होंगी। ये सारे लेक्चर्स जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी की भी और वेरिएशनल मेथड्स की भी। ओके, थैंक यू सो मच।